गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आई होप आज सब जल्दी उठ गए होंगे। सबको आवाज आ रही है बच्चों? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आवाज आ रही है बच्चों सबको? वेरी गुड बच्चों। अभी सब बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। तो बच्चों, इमरान बेटा आपका टेस्ट कब होगा? आपको मैसेज आ जाएगा। टेस्ट कब होगा उसका मैसेज आपको आ जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों सबको। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेकंड टाइप का सॉल्यूशन। सेकंड टाइप का सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एज वेल एज वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है। और बच्चों, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो हमने बोले थे वो हमने यूज करने सॉल्ट्स या शुगर, ग्लूकोज, यूरिया। बच्चों ये हमें सबको ध्यान है। बट बच्चों यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होगा। और बच्चों, नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और जबकि जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है। अब बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसकी वेपर्स कंपैरेटिवली ज्यादा फॉर्म होती है, बिकॉज सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा होते हैं। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं इसलिए उनका वेपर प्रेशर हमने बच्चों बोला था PA0 या P0 हम यूज कर सकते हैं। और अरविंद किशोर बेटा, अभी हम सॉलिड सॉल्यूट ले रहे हैं। सॉल्वेंट गैस हमने बोला था इस पूरे चैप्टर में, फर्स्ट क्लास में बोला था कि सॉल्वेंट लिक्विड ही लेंगे, क्योंकि गैस सॉल्वेंट या सॉलिड सॉल्वेंट सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो PA0 या P0 हमने बोला था। और बच्चों, जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो सरफेस पर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाते हैं। बच्चों जो हमने पढ़ा था उसी को मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स एट द सरफेस आ जाते हैं, तो बच्चों सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाता है, इसलिए वेपर्स पहले के कंपैरेटिवली लेस बनती है। और लेस वेपर्स बनती है तो उनका वेपर प्रेशर एक्सर्टेड भी लेस होता है। इसलिए बच्चों हमने बोला था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है, जिसको हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू बच्चों P0 से कम ही होती है ऑलवेज, जब भी। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब बच्चों यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है इसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की, कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं इन सॉल्यूशन तो वेपर प्रेशर PS की वैल्यू कितनी होगी। तो हम फाइंड इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर हमने जो टू वॉलेटाइल सॉल्यूट्स अगर होते बच्चों, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B हम लेते हैं और वॉलेटाइल सॉल्वेंट A हम लेते हैं। बच्चों अगर मैं आपको अज्यूम कर रहा हूं, जो हम पढ़ चुके हैं उसी को मैं बोलूं बच्चों, कि इफ बोथ A and B are if both A and B are volatile, if both A and B are volatile, तो बच्चों P टोटल को हम PS भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों अगर दोनों वॉलेटाइल होते तो हम लिख सकते हैं PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, ये हम लिख सकते हैं।
जब दोनों वॉलेटाइल होते हैं तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी हम लिख सकते हैं। बट बच्चों यहां मुझे बताइए, रूपाली बेटा ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने बोला है कि इफ ए एंड बी बोथ आर वॉलेटाइल, if both A and B are volatile, then हम जो पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर दोनों वॉलेटाइल होते तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी हम लिख सकते हैं। बट बच्चों यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, और नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग बच्चों वो सॉल्यूशन में रहेगा बट वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और बच्चों आप खुद सोचिए, जो वेपर में ही कन्वर्ट नहीं हो सकता उसका वेपर प्रेशर तो जीरो होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर बी का वेपर प्रेशर पीबी नॉट, इसकी वैल्यू जीरो होगी। और बच्चों पीबी नॉट की वैल्यू जीरो हुई तो बच्चों पीबी नॉट इंटू एक्स बी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और पी एस रह जाएगा बच्चों पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस जीरो। बिकॉज बच्चों पीबी नॉट जीरो है तो पी बी नॉट इंटू एक्स बी भी जीरो ही हो जाएगा। तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और बच्चों ये जो पी ए नॉट इंटू एक्स ए है, इसको हम बच्चों ये ए का पार्शियल वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। मींस बच्चों ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन सोल्यूशन। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, या इसी को बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन भी हम बोल सकते हैं राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब बच्चों ये जो पी ए नॉट है इसकी जगह अब हम यहाँ ध्यान समझिएगा बच्चों, एनसीईआरटी में पी ए नॉट की जगह मोस्टली लिखा होगा ओनली पी नॉट। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों की जो पी नॉट होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही होता है इन प्योर स्टेट। तो बच्चों मैं पी ए नॉट की जगह अगर पी नॉट लिख दूं, पी ए नॉट की जगह अगर मैं पी नॉट लिख दूं तो बच्चों डेरिवेशन जो अभी हमने किया, तो बच्चों पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए की जगह बच्चों हम पी ए नॉट इंटू एक्स ए की जगह पी ए नॉट की जगह ओनली पी नॉट लिख सकते हैं। एक्स ए, ए बच्चों सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला पी एस इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है बच्चों कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का फॉर्मूला पी एस इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट होता है। अब बच्चों यहाँ पर मुझे एक चीज बताइए बच्चों, मैं जो आप सबसे पूछ रहा हूँ बच्चों, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जीरो है, बट बच्चों उसका क्या मोल फ्रैक्शन भी जीरो होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज बच्चों सॉल्यूट है तभी तो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो बच्चों हमसे वो यहाँ पर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों की जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पीएस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा। तो बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों आपसे कई बार ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। और बच्चों ये होना भी चाहिए था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिए, और बेदामती बेटा जो मैं बता रहा हूँ वो समझिए, पहले आगे के क्वेश्चन मत पूछिए कि ये कर दे तो क्या हो जाएगा, तो जो मैं बता रहा हूँ फिर वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों आगे के आगे मत भागिए, जो मैं बता रहा हूँ उसमें डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज सिंपल सा रखिए। तो बच्चों यहाँ पर एक्स ए या एक्स सॉल्वेंट एक ही बात है, बिकॉज ए सॉल्वेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्लियर है बच्चों सबको।
अब ये जो इक्वेशन 1 है बच्चों, ये इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। लेकिन बच्चों अगर मैं आप सबसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें, तो बच्चों सॉल्यूट की टर्म में इस मोल फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। और उसको चेंज करने के लिए बच्चों हम लिख सकते हैं पी एस इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, या बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब बच्चों 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी एस बाई पी नॉट, या बच्चों साइड्स चेंज करें तो 1 - पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या बच्चों ये जो पी नॉट है अगर हम एलसीएम ले ले तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब बच्चों पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, बच्चों ये इक्वल्स टू हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो बच्चों अगर हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करवाए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों ये ध्यान से पढ़िएगा, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की टर्म में। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो हमने थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूं बच्चों। बच्चों जब हमने, ध्यान से सुनिएगा, जब प्योर सॉल्वेंट था, ये सुनिएगा बच्चों ध्यान से, प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का था पी नॉट। इस वेपर प्रेशर की वैल्यू थी प्योर सॉल्वेंट की पी नॉट। बट जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर रह गया पी एस। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज होकर रह गया पी एस। तो मुझे बताइए बच्चों, पहले पी नॉट था इनिशियली बिफोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट वो हो गया पी एस। तो बच्चों डिक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ? अगर मैं समझाने के लिए बोलूं बच्चों, ये 1 एटीएम था पहले, अब बाद में ये 0.8 एटीएम रह गया, तो बच्चों डिक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ? पी नॉट माइनस पी एस, या 0.2। तो बच्चों पी नॉट माइनस पी एस को हम बोलते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि पी नॉट माइनस पी एस होता है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या बच्चों सिंपली इसको चेंज इन वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं डेल्टा पी। तो बच्चों लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस, या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बोले या चेंज इन वेपर प्रेशर बोले, बात एक ही है। अब बच्चों ये तो हमने बोला पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट बच्चों अगर हम इसी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में फाइंड कर ले, मीनिंग पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो बच्चों ये हो जाएगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव टू प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। बच्चों हमने बोला रिलेटिव टू प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, और फिर हम इसको बोल देते हैं बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों यहां से अभी जो हमने पढ़ा बच्चों, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट जो है, या बच्चों इसी को डेल्टा पी बाई पी नॉट भी लिख सकते हैं। और बच्चों ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, इसको बच्चों हम बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जबकि बच्चों ओनली पी नॉट माइनस पी एस बोले तो इसको हम बोल देंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, जबकि बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस होता है प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। अब बच्चों ये जो दोनों फॉर्मूले से हमको याद रखने हैं, अब इसी से बच्चों हम थर्ड फॉर्मूला भी बनाते हैं जिससे हम कैलकुलेशन इजीली कर पाते हैं। तो बच्चों उसका मैं डायरेक्ट डेरिवेशन बता रहा हूं आपको। तो बच्चों जो अभी हमने पढ़ा पी ए नॉट माइनस पी एस, इसको बच्चों पी नॉट माइनस पी एस भी लिख सकते हैं डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या बच्चों हम लिख सकते हैं इसी पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, पी नॉट को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? तो बच्चों ये समझ में आया सबको, ये हम पढ़ चुके हैं, सबको आवाज आ रही है ना बच्चों?
स्क्रीन दिखाई दे रही है? वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों ये जो पी नॉट माइनस पी एस है ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जबकि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बच्चों ये जो सेकंड इक्वेशन अभी हमने पढ़ी, इसी को हम थर्ड इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम सेकंड इक्वेशन का रेसिप्रोकल करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें पता है बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और बच्चों उसको हम एनबी अपॉन एनबी प्लस एनए भी लिख सकते हैं बच्चों। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और बच्चों इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, तो बच्चों रेसिप्रोकल कर देंगे इस इक्वेशन का, तो ये रिवर्स हो जाएगा। और प्रियांशु बेटा नोट आप बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ हमें अभी समझना है वो बस समझिए, डाउट हमें भी वो पीडीएफ आपको जब मिल जाएगी तो अभी बस समझिए ध्यान से। अब बच्चों इसमें अगर हम रिवर्स कर दें, ये आपको बच्चों डेरिवेशन है, कोई ज्यादा काम का है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो बच्चों पी नॉट माइन अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल्स टू एन बी प्लस एन ए। तो बच्चों यहाँ हम इसका एलसीएम n प्लस एन अपॉन एन एलसीएम ले लें, तो बच्चों 1 प्लस एन अपॉन एन। और बच्चों इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन थर्ड आती है, जिसको हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे बच्चों। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। और बच्चों यहाँ दिए ध्यान रखिए चौधरी हर्ष अनिल बेटा, ये अभी से बीच बीच में आगे की चीजें मत करो, मैंने अभी बोला है तुम्हें आता है अच्छी बात है, बट कहाँ यूज करना है वो मैं बताऊंगा आगे। अभी से मत सोचिए कहाँ हमें मोल को नेग्लेक्ट करना है कब नहीं करना है, वो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो जो बता रहा हूँ वो समझो बच्चे, क्योंकि कब नेग्लेक्ट करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। अभी मत सोचिए, जो मैं बताऊं वो समझिए बस। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड इक्वेशन जो है वो होगी P नॉट माइनस पी एस। अब बच्चों ये जो रेसिप्रोकल करके हमने किया जिससे हम कैलकुलेशन इजी कर लें, उसलिए हमने किया। तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू रह जाता है बच्चों ओनली एन बी बाई एन ए, और इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। और बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है इक्वल्स टू बच्चों इसी को हम मास की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मोल ऑफ सोल्यूट होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ ए होता है बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सुदीप्ता बेटा ये डेरिवेशन है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, उसकी वजह से हुआ, मैंने मेरी इच्छा से नहीं लिखा है यहाँ पर, ये सब हमने डेरिवेशन से ही किया है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करा हमने। डेरिवेशन रेसिप्रोकल करने से हमारी कैलकुलेशन इजी होती है, इसलिए बस किया है, बाकी कोई रीजन नहीं है। वरना आपको लेंदी करना है तो फिर सेकंड इक्वेशन को यूज करिए, सारे क्वेश्चंस आपके लेंदी होंगे, इसलिए हमने, वरना हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सेकंड इक्वेशन ही है, एनसीईआरटी में थर्ड इक्वेशन नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं कि हम थर्ड में चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमने यहाँ पर चेंज करा इसका रेसिप्रोकल करके, जिससे कि हम कैलकुलेशन इजी कर लें। और अरविंद किशोर बेटा जो हमारे सिलेबस में है वही बताऊंगा, अरविंद एजियोट्रॉपिक्स के ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आईआईटी के सिलेबस में है। अगर आप आईआईटी कर रहे हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन कोई काम का नहीं है वो, ना उनका क्वेश्चन आता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से कि थर्ड इक्वेशन जो आएगी, और जयप्रकाश बेटा हम लास्ट में फिर से इनवर्स करते हैं इसको, एन बी बाई एन ए, जो एन ए बाई एन बी को रिवर्स करते हैं, जिससे कि हम इक्वेशन याद रखना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, थर्ड इक्वेशन आती है पी नॉट माइनस पी एस, और ये ध्यान रखिएगा बच्चों पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए। अब मुझे बताइए बच्चों, ये जो एन बी पी नॉट, ये थर्ड इक्वेशन सबसे पूछा बच्चों,
ये जो थर्ड इक्वेशन है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, बच्चों ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या? ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, बिकॉज ये पी एस है डिवाइडेड बाय, बिकॉज पी नॉट माइनस पी एस होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट डिवाइडेड बाय पी एस है, तो ये रिलेटिव टू सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। तो और ध्यान रखिएगा बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट सेकेंड इक्वेशन में जो थी ये रिलेटिव लोअरिंग। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है lowering in vapor pressure relative to that of pure state vapor pressure, but थर्ड में relative lowering in vapor pressure नहीं है, because यहां पर पी एस है, तो बच्चों पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन पी एस है रिलेटिव टू सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। तो बच्चों ये थ्री इक्वेशंस, अब बच्चों हमें थ्री इक्वेशंस हमने पढ़ ली। अब ध्यान से सोचिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को अभी कंफ्यूजन होता है या पहले कंफ्यूजन होता है, मैं काम की चीज बच्चों न्यूमेरिकल के काम की चीज बोल रहा हूँ, कि कंफ्यूजन होता था कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब इक्वेशन थर्ड यूज करनी है न्यूमेरिकल में, कब इक्वेशन सेकंड यूज करनी है, कब इक्वेशन वन यूज करनी है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि कब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये याद रखना है, ये मैं खाली क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं बच्चों। तो अगर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली सेकंड इक्वेशन है, ये आप तभी यूज कीजिएगा व्हेन relative lowering in vapor pressure or lowering in vapor pressure or mole fraction of solute is given or asked in the question, is given or asked in the question। मीन्स जब बच्चों इन तीनों में से कोई क्वेश्चन गिवन, डाटा गिवन हो या फाइंड करवाए, बच्चों ये मैं खाली कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, डायरेक्ट हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है। तो बच्चों यहाँ सेकंड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं व्हेन, जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज गिवन और आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब बच्चों ये गिवन और आस्क्ड, इसका मीनिंग बच्चों ये ध्यान सुन लीजिए, गिवन का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों सुन लीजिए, मैं जो सिंपल सा बोल रहा हूँ, गिवन का मीनिंग होता है, जो मैं बोलूं वही याद रखिएगा बस, गिवन का मीनिंग होता है कैलकुलेट ना करवाए, और आस्क्ड का मीनिंग है बच्चों गिवन ना हो। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, गिवन का मीनिंग कैलकुलेट ना करवाए और कैलकुलेट करवाने का मीनिंग होता है गिवन ना हो। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू गिवन हो या ना हो, तब हम इसको यूज करेंगे कैलकुलेट करवाए। तो ये क्लियर है बच्चों सबको? अब फर्स्ट इक्वेशन ये हम यूज कब करेंगे? तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को हमारा क्वेश्चन ये एक टाइप का क्वेश्चन ही ओनली जल्दी करवाती है, वरना ये लेंदी करवाएगी। तो बच्चों ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हम यूज करते हैं व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मीनिंग पीएस इज ओनली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब बच्चों ये जो फर्स्ट है इसको दोबारा पढ़िए ध्यान से, इसमें क्या लिखा हमने कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस। अब बच्चों इसमें क्या लिखा है, गिवन और आस्क्ड लिखा है या ओनली आस्क्ड लिखा है? ये ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, अगर वेपर प्रेशर गिवन हुआ तो ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे,
यहाँ पर मीनिंग बच्चों ये जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करवाए, ओनली ओनली कैलकुलेट करवाए, तब हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। अगर गिवन हुई तो फिर यूज नहीं करेंगे ये। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वैल्यू पीएस की गिवन हुई तो फिर कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे बाकी डाटा। अगर कैलकुलेट करवाया तो हम फर्स्ट यूज करेंगे। तो ये क्लियर है बच्चों। तो हमने बच्चों बता दिया फर्स्ट इक्वेशन कब यूज करनी है, सेकंड इक्वेशन कब यूज करनी है। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन कब यूज करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन कब यूज करेंगे? सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, बताइए। मैं बता चुका हूं ये थर्ड इक्वेशन कब यूज करेंगे। कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। जब फर्स्ट और सेकंड, इतना सारा मत लिखिए बच्चों जो आप लिख रहे हो। जब क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड के अलावा, जो मैंने बच्चों हमने फर्स्ट सेकंड का बता दिया, तो उनके अलावा कुछ भी पूछे तो थर्ड ही यूज करनी है ना हमने। तो अलग से कुछ याद मत करिए बच्चों थर्ड के लिए। जब मैं दो का बता चुका हूं तो थर्ड का तो अपने आप पता चल गया कि उस थर्ड को कब यूज करनी है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको। अब बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो हमने थ्योरी पढ़ी इन सबको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं वन बाय वन क्वेश्चंस बताता हूं जिससे हम इनको इजीली अप्लाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब बच्चों आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, पहली चीज तो ये लैंग्वेज में भी ध्यान से पढ़िए, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड बोल रहा है। मीनिंग बच्चों ये सेकंड टाइप का सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, चेक जरूर कीजिएगा कि वो सेकंड टाइप का है या फर्स्ट टाइप का। तो बच्चों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास गिवन है हमें। मीनिंग बच्चों सॉल्यूट बी का मास गिवन है हमें क्वेश्चन में 2.175 ग्राम, डब्ल्यू बी हमें गिवन है। और प्योर बेंजीन, और बच्चों बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो बच्चों बेंजीन का प्योर स्टेट, मीनिंग बच्चों हमें पी ए नॉट या पी नॉट की वैल्यू गिवन है। तो बच्चों पी नॉट की वैल्यू 640 mm ये हमें गिवन है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चों बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस गिवन है। अब बच्चों यहां पर हमें बोला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फाइंड करें, मीनिंग एम बी फाइंड करना है बच्चों हमको। अब लेकिन बच्चों यहां पर अब आप सोचिए जो हमने अभी फर्स्ट सेकंड के लिए लिखा यहाँ काम आएंगी क्या बच्चों। इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस कैलकुलेट नहीं करवाया, इसलिए फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, ना ही सेकंड यूज करेंगे। बिकॉज वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए। तो बच्चों अपने आप समझ में आ गया कि हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए। और बच्चों एन बी बाई एन ए को हम लिख सकते हैं मास बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं बच्चों मास बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो एम ए न्यूमरेटर में चला जाएगा। और बच्चों पी नॉट की वैल्यू हमें पता है 640, पी एस 600 अपॉन 600 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है बच्चों 2.175 ग्राम। सॉल्वेंट बेंजीन का, तो बच्चों बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया 78 आएगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस से, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है बच्चों 39 बेंजीन का। तो कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों, इजी सी कैलकुलेशन है, सबका आंसर आ गया, करेक्ट है बच्चों 65.25 सबका करेक्ट है बच्चों ये। तो ये समझ में आया बच्चों 65 अप्रोक्स आ जाएगा।
तो ये क्लियर है बच्चों सबको ये। तो बच्चों आपने देखा हमने थर्ड इक्वेशन इसलिए बनाई थी कि जिससे हम कैलकुलेशन इजी कर सकें, अदरवाइज एनसीईआरटी में तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस ही हैं। तो ये क्लियर है बच्चों। तो अब मैं इसमें कोई चेंज करूं तो बच्चों कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब बच्चों यहां आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमें बोला है हाउ मच मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मस्ट बी एडेड, मींस बच्चों आपके डब्ल्यू बी पूछा है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 40 और हमें बोला है ऑक्टेन। अब बच्चों सबको पता है ऑक्टेन C8H18 होती है। अब बच्चों ये सॉल्वेंट है आपके, इसका मास हमें गिवन है बच्चों 114 ग्राम और इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है टू 80%। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे आपको ना कोई टेम्परेचर गिवन है ना पी नॉट डायरेक्टली गिवन है। तो बच्चों पी नॉट डायरेक्टली गिवन ना हो और परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको 100 अज्यूम कर लेते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है इसलिए। और बच्चों पी एस और ध्यान से यहाँ पढ़िएगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, मीनिंग बच्चों पहले 100 था तो 80% रह गया अब, या 80% तक रिड्यूस हो गया। तो बच्चों यहाँ पर पी एस की वैल्यू 80 रह गई पहले के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर फिर से हम थर्ड इक्वेशन ही यूज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए, या बच्चों एन बी बाई एन ए को डायरेक्ट मास की टर्म में लिख ले तो डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन से आंसर आ जाएगा 100 माइनस 80 अपॉन 80 और इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट खुद ने दिया है 40, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑक्टेन, और बच्चों इस ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट भी बाई चांस 114 ही आ गया। तो बच्चों कैलकुलेशन बहुत इजी सी, तो मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 10 ग्राम। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन सबका सही है, लेकिन एक दो का 8 ग्राम 1 ग्राम जिनका आया बच्चों ये ध्यान रखो कैलकुलेशन सही करनी है, 160 तो आएगा ही नहीं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, सुनिएगा बच्चों इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करूंगा और आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान से लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़िएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की। अच्छा बच्चों मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हाउ मच, सेम लैंग्वेज बोल रहा हूँ बच्चों, हाउ मच मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस, ध्यान सुनिएगा बच्चों, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%, बाय 80% बोलता। अगर बच्चों मैं बाय 80% बोलता तो बच्चों रिमेनिंग प्रेशर 80 होता या 20 हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये छोटा सा जो 2 या बाई लिखा है ये हमारा आंसर चेंज कर देगा। तो बच्चों अब ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिले तो आप कर लेंगे, और बच्चों आपने हाँ कर ही लिया तो आप कर ही लेंगे। तो ये सबको क्लियर है। अब बच्चों इसी तरह का अब हम चेंजेस करते जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और बच्चों इसमें आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड भी बोल रहा हूं। इसमें आपको मोल फ्रैक्शन तो फाइंड करना ही है, एज वेल एज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड करनी है, स्मॉल एम भी फाइंड करनी है। रोजी बेटा अगर मैंने बोला रिड्यूस बाय 80%, टू 80% नहीं बोल रहा हूं, बाय 80%, तो 80% से कम हो गया, तो 100 में से 80% कम हो गया तो बचा कितना 20। अब बच्चों इस क्वेश्चन में
आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं और इसमें आप देखेंगे बच्चों, ध्यान से यहाँ सुनिए, जो जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया। रुक जाइए बच्चों, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर गिवन है आपको। पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 750 ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ काम की चीज। अभी ये क्वेश्चन बहुतों को रटा हुआ है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान सुनिए बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर गिवन है, इन द क्वेश्चन टेम्परेचर गिवन है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर टेम्परेचर गिवन हो तो हम पी नॉट की वैल्यू 100 नहीं यूज करेंगे। अगर पी नॉट टेम्परेचर गिवन इन द क्वेश्चन है तो पी नॉट की वैल्यू 100 यूज नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज बच्चों इसके पहले वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों, जो अभी हमने ऑक्टेन वाला क्वेश्चन किया, इसमें हमने पी नॉट को 100 अज्यूम कर लिया था। क्यों कर लिया था? बिकॉज इस पूरे क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर गिवन नहीं था। ये ध्यान रखिए बच्चों, टेम्परेचर गिवन नहीं था, इसलिए हमने पी नॉट को 100 अज्यूम कर लिया था। बट बच्चों इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर गिवन है, और बच्चों आप यहां ध्यान से देखेंगे जो ये 100 है, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बच्चों ये हम पढ़ेंगे आज, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, हमारे नेक्स्ट टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेशन में आपको बताऊंगा वहां पर। बच्चों अभी बस याद रख लीजिए कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसका वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। बच्चों ये डेफिनेशन ध्यान रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए बच्चों अभी ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, इस पर वाटर का वेपर प्रेशर होगा इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बच्चों आपको सबको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं बच्चों इन जनरल 1 एटीएम। तो बच्चों हम 1 एटीएम पी नॉट लिख सकते हैं, और ये 1 एटीएम लेकिन अभी हम लेंगे बच्चों एमएम में, बिकॉज हमें डाटा एमएम में गिवन है, इसलिए 760 एमएम। तो बच्चों सबको क्लियर है कि पी नॉट हमें गिवन नहीं था क्वेश्चन में, फिर भी हमने 760 एमएम क्यों ले लिया? बिकॉज ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो बच्चों अब लेकिन यहां मुझे बताइए पहले बच्चों कौन सी इक्वेशन यूज करें? अब थर्ड यूज करें या सेकंड यूज करें? सेकंड यूज करें बच्चे, जिससे हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों एक लाइन में ही आ जाएगा। और बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों 760 माइनस 750 अपॉन पी नॉट 760। तो बच्चों सबका करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू विल बी 1/76। अब बच्चों ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया। अच्छा बच्चों इससे मोलैलिटी फाइंड कैसे करेंगे? मोलैलिटी फाइंड कैसे करेंगे? तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन पढ़ा था बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बोला था बच्चों याद रखिएगा, आगे भी चैप्टर में काम आएगा। अब बच्चों सॉल्यूट बी का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, तो सॉल्वेंट ए का मोल फ्रैक्शन तो डायरेक्ट 1 में से सब्ट्रैक्ट करके ले आएंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम 75/76 लिख सकते हैं। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1/76, 1/75 इंटू 1000। और बच्चों सॉल्वेंट यहाँ आप देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन बोला है, मीनिंग सॉल्वेंट है वाटर। तो बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों हम, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बच्चों 75/76 है। कैलकुलेशन करेंगे सिंपल सी, आंसर आ जाएगा बच्चों 0.74
मोलैलिटी। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आपको ये बीच में क्वेश्चन मैंने आपको बोला बच्चों यहाँ पर, और ब्रिजेश बेटा ग्लूकोज जब मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेंज होता है, लेकिन हम ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ले रहे हैं पी नॉट, और प्योर का मतलब होता है जब ग्लूकोज नहीं। ऐसी चीजें मत सोचो, ज्यादा सोचने से भी नुकसान हो जाता है कई बार। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस में भी आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करवा सकता है, तो अब बच्चों आप कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस भी कंपटीशन में आते हैं जहां मोलैलिटी को यूज करवा लेता है इन वेपर प्रेशर। अब बच्चों इसी का एक क्वेश्चन कीजिए, ये भी इजी सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। अब बच्चों यहां मुझे बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करें, कौन सी इक्वेशन यूज करें बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बच्चों यहां यूज करेंगे फर्स्ट। और बच्चों ऐसा मत करिए, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं सेकंड, कुछ लिख देते हैं थर्ड, तो तीनों में से कोई यूज होगी बच्चों, ऐसी चीज तो मत करिए कम से कम। और यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, पीएस ओनली आस्क्ड है। और बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मीनिंग पीएस फाइंड करना है। और बच्चों पीएस के लिए फिर तो फर्स्ट इक्वेशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट इनटू एक्स सॉल्वेंट। अब बच्चों सॉल्वेंट यहाँ पर है वाटर, इसलिए बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों सॉल्यूशन के मोल होंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यूरिया प्लस वाटर के मोल सॉल्यूशन के मोल हो जाएंगे बच्चों। अब हमें पी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले पी नॉट चाहिए। और बच्चों यहां आप ध्यान से देखेंगे फिर से 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है, मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो बच्चों फिर से पी नॉट की वैल्यू 100 180 एम, लेकिन बच्चों एम एम में आंसर लाइएगा, तो एम एम में आंसर लाएंगे तो बच्चों 760 mm, पी नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई 760। बट बच्चों हमें मोल ऑफ वाटर एंड यूरिया भी लाने हैं। और बच्चों मोल ऑफ वाटर लाने के लिए आप देखेंगे 180 ग्राम मास गिवन है, तो बच्चों मास बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो 10 मोल वाटर आ जाएंगे। और यूरिया के मोल बच्चों उसका मास गिवन है 6। यूरिया का फॉर्मूला सबको पता होता है बच्चों NH2CONH2, तो मास मॉलिक्यूलर मास 60 हो गया, डिवाइड करेंगे बच्चों 0.1 मोल यूरिया के हो गए। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन तो 10.1 और अप्रोक्स 760, या एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो बच्चों 752.4 mm आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बच्चों ये क्लियर है। तो बच्चों हमने बोला था कि थर्ड फर्स्ट सेकंड इक्वेशन कब यूज करनी है, लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा। और बच्चों टेम्परेचर गिवन है तो ये चेक जरूर कीजिएगा वो बॉइलिंग पॉइंट तो है या नहीं। तो ये क्लियर है बच्चों सबको, ये समझ में आया बच्चों सबको? अब बच्चों ये जो एक क्वेश्चन है ये इजी सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको घर घर से ये होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, इसको आप सॉल्व करिएगा। और बच्चों यहाँ ध्यान सुनिएगा, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 28 से 46 तक आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 28 से 46 तक आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब बच्चों यहां तक हमने पढ़े राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ में हमने दो टाइप के सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर फाइंड कर लिए। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने के पहले वापस एक बार बोल रहा हूं बच्चों, हमने टू टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़ लिए। फर्स्ट जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल थे,
सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे। सेकंड टाइप का, जिसमें जो अभी हमने पढ़ा बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। अब बच्चों यहां तक सबको क्लियर है? अब ये जो हमने पढ़ा बच्चों दोनों टाइप के सॉल्यूशंस, इसी से अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब बच्चों ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का जो न्यूमेरिकल या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इजी सा वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये होता क्या है? और टीना बेटा मैं जो बता रहा हूं वो समझ लो, अगर कोई टॉपिक बचा हुआ भी है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, वो आगे हम पढ़ लेंगे। सीक्वेंस कोई भी हो सकती है, जो हमें समझ में आए वो सीक्वेंस में यूज कर रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की एज इट इज सीक्वेंस नहीं यूज कर रहा हूं। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बच्चों पहली चीज, ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो सॉल्यूशन शो करते हैं जिसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है। तो बच्चों पहली चीज मुझे बताइए कि ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, मुझे बताइए बच्चों, ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन शो करते हैं या सेकंड टाइप के जो अभी हमने पढ़े? बच्चों ये सेकंड टाइप के सॉल्यूशन है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम पढ़ने वाले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जिसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी शो कौन करते हैं? तो ध्यान सुनिएगा बच्चों कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट and volatile solvent show some specific properties, show some specific properties which depend upon number of solute particles, number of solute particles, but do not depend on nature of solute particles, but do not depend on nature of solute particles। अब ये बच्चों हम वन बाय वन इन सब का मीनिंग हम आगे जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब मैं वन बाय वन बताऊंगा। अभी आपको खाली डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और डिपेंड करने का मीनिंग है बच्चों कि जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। अब बच्चों जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं हम जो पढ़ेंगे बच्चों आगे, जैसे यूरिया ग्लूकोज शुगर हैं, इनको जब वाटर में मिलाते हैं तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होते, मीनिंग ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहते हैं। तो बच्चों सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी, solute particles can be molecules और ions। ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयंस, जैसे सॉल्ट्स। बच्चों सॉल्ट NaCl ले, हम सॉल्ट NaCl ले, सॉल्ट NaCl ले, वहां पर हम पढ़ते हैं बच्चों NaCl को वाटर में जब मिलाते हैं तो Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है, मीनिंग बच्चों वो मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं रहते, वो आयंस की फॉर्म में रहते हैं। मीनिंग बच्चों हम दो टाइप के सॉल्यूट पढ़ेंगे यहाँ पर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस यूज करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयंस।
और बच्चों जितना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को बच्चों मोस्टली हमें पता है सबको, हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों आप खुद सोचिए, मुझे एक चीज बताइए बच्चों ध्यान से, कि जितना मोल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उतनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी, ऑब्वियस है। तो बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा या कम होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी ज्यादा होगा। बिकॉज बच्चों मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। आप खुद सोचिए करीना बेटा ध्यान से, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन होता है। और बच्चों आप खुद सोचिए मोल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन भी ज्यादा ही होगा। इसलिए बच्चों हम बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ये जो होती हैं बच्चों, आप सबको पता है 4 टाइप्स की आप पढ़ते थे, आपको ध्यान है बच्चों? फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते थे, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबको ध्यान है। फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी हम बच्चों पढ़ भी चुके हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। बच्चों ये चारों जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अब यहाँ बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक वर्ड बोला था सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, solution containing non-volatile solute and volatile solvent show some specific properties, show some specific properties। अब ये specific word क्यों यूज करा मैंने, उसका रीजन बच्चों, बिकॉज आप देखेंगे ध्यान से बच्चों, यहां फर्स्ट जो हमने बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। बट बच्चों लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलूं या वेपर प्रेशर बोलूं तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये स्पेसिफिक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो तो ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी बच्चों। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, या ऑस्मोसिस भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब स्पेसिफिक हैं। यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। रीजन इनका बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने बोला बच्चों की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन में डिपेंड करती है। मतलब जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करेंगी उन्हीं को बोलेंगे। और ये डेरिवेशन से हम प्रूव करेंगे बच्चों कि ये चारों ही क्यों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों यहां तक सबको क्लियर है मीनिंग? अब ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ध्यान सुनिएगा बच्चों, इनमें आपने टर्म टर्म हमने यूज की कॉलीगेटिव। बच्चों हमने इन चारों स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को कॉलीगेटिव ही क्यों बोला, कॉलीगेटिव ही क्यों बोला उसका रीजन बच्चों, बिकॉज को का मीनिंग होता है टुगेदर, ये ग्रीक वर्ड्स है बच्चों, ग्रीक वर्ड्स है ये, और लिगेटिव का मीनिंग होता है बच्चों लिंक्ड, टू लिंक। मीनिंग बच्चों ये जो चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं फॉर अ सेम सॉल्यूशन, फॉर अ सेम सॉल्यूशन, ये चारों एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। अब इसका मीनिंग क्या बच्चों, सबसे अच्छा न्यूमेरिकल इसी डेफिनेशन इसी मीनिंग पर बनता है इसका। बच्चों इसका मीनिंग है कि अगर हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू पता है
तो हम उसकी हेल्प से उसी सॉल्यूशन का डेल्टा टीएफ ला सकते हैं। और बच्चों आपको ध्यान हो तो आप क्वेश्चंस भी करते थे कि डेल्टा टीबी की हेल्प से डेल्टा टीएफ लाते थे, तो क्यों ला सकते हैं? बिकॉज ये चारों एक दूसरे से लिंक्ड होती है फॉर अ सेम सोल्यूशन, इसलिए हम बोलते हैं बच्चों इनको कॉलीगेटिव। अब बच्चों फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बट बच्चों आगे पढ़ाने के पहले मुझे एक चीज बताइए बच्चों, ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए है या ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस? मीनिंग ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है ओनली। बच्चों हमने पढ़ा हेडिंग में ही सबसे पहले लिखा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये माइंड में रखिएगा बच्चों कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग भी हम यूज करेंगे अभी आगे इसी से। तो बच्चों फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अब हम पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम ऑलरेडी पढ़ चुके, जो अभी तक हमने पढ़ा वो मैं बता रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब मुझे वापस एक बार बता दीजिए बच्चों, अगर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉरी किसी प्योर सॉल्वेंट में, सॉरी बच्चों किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो बताइए बच्चों इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेरी गुड बच्चों, इसीलिए हमने बोला बच्चों प्योर स्टेट वेपर प्रेशर से कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये हमें पता है सबको। अब रीजन बता दीजिए बच्चों वापस एक बार इसका, क्यों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज होता क्यों है? बिकॉज सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस लेस हो जाते हैं, एट द सरफेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लेस हो जाते हैं। वेरी गुड बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, वही है। अब बच्चों जो हमने पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग बोलो। तो बच्चों हमने पढ़ा था, और इस पी ए नॉट को बच्चों मैं पी नॉट लिख रहा हूं समझाने के लिए, पी एस अपॉन पी नॉट। बच्चों हमने अभी तक जो पढ़ा वो हम बोले, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। और बच्चों ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है इसको मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चों ये तो हमने अभी तक जनरल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा। अब जो कुछ स्टूडेंट्स पहले ही बोले जा रहे थे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, अब उनको समझिए बच्चों जिनके पेट में दर्द हो रहा था पहले कि आगे आगे वो बोल रहे थे डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, तो बच्चों अब आप सोचिए मुझे डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? सबसे पूछा हूं बच्चों में, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग जो दिख रहा है स्क्रीन पर वो मत बताइएगा कि वाटर बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा है। और बच्चों वाटर बहुत ज्यादा है तो अपने आप ऑब्वियस है कि सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ही बोल रहा होगा उसको मैं, कि बच्चों सॉल्यूट के मोल्स के रेस्पेक्ट में सॉल्वेंट के मोल बहुत ज्यादा हो गए। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन मेंशन हो क्वेश्चन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्वेश्चन में मेंशन हो, तो सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएंगे। मीनिंग बच्चों इनको कैलकुलेशन इजी करने के लिए, वाटर बहुत ज्यादा तो बच्चों सॉल्वेंट के मोल्स सॉल्यूट के मोल के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा। और बच्चों बहुत ज्यादा तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बच्चों Na प्लस एनबी मीनिंग सॉल्यूशन के मोल बच्चों ऑलमोस्ट इक्वल टू सॉल्वेंट मोल लिख सकते हैं। ये समझ में आया बच्चों सबको? सॉल्यूट सॉल्यूशन के मोल ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सॉल्वेंट मोल, बिकॉज सॉल्यूट के मोल डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होते हैं। तो बच्चों इसी से हम लिख सकते हैं यहां से
बच्चों पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए। तो बच्चों यहां पर ये जो है, अच्छा बच्चों ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए हम लिख रहे हैं बच्चों, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही है बच्चों। और इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू, बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी नॉट, चेंज इन वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं बच्चों इसी को। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए। और बच्चों यहां से आप देखेंगे कि डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एन बी बाई एन ए। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मुझे क्वेश्चन बताइएगा ध्यान से कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बच्चों पी नॉट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि पी नॉट डिपेंड मेनली ऑन टेम्परेचर। तो बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी नॉट कांस्टेंट, बट बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चों हम सॉल्यूट के मोल तो डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर सकते हैं ना, और सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों डेल्टा पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए बोल सकते हैं, एन बी बाई एन ए। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं कि अच्छा बच्चों ये जो एन बी बाई एन ए है, मुझे एक चीज बताइए बच्चों, ये एन बी बाई एन ए मोल ऑफ सॉल्यूट है या रिलेटिव टू मोल ऑफ सॉल्यूशन है? और बच्चों एन ए सॉल्वेंट है, लेकिन फिर भी मैं उसको सॉल्यूशन के मोल बोल रहा हूं, बिकॉज हमने अभी बोला है कि सॉल्यूशन के मोल ऑलमोस्ट इक्वल टू सॉल्वेंट है। तो बच्चों ये बताइए, ये जो एन बी बाई एन ए है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट है या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो बच्चों डेफिनेशन में हमने पढ़ा था अभी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। तो बच्चों इसका मीनिंग समझ में आया, रिलेटिव वर्ड क्यों लिखा था हमने इन इक्वेशन या डेफिनेशन, बिकॉज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम सबको नहीं बोलते हैं बच्चों, जो प्रॉपर्टीज रिलेटिव नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। और बच्चों आप यहां देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगी जब एन बी बाई एन ए की वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों, जितना एन बी बाई एन ए ज्यादा होगा उतना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये समझ में आया बच्चों सबको? और डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए भी हम लिख सकते हैं, ये क्लियर है। अब बच्चों ये तो हमने पढ़ी फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों इसी का नेम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जब हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जब हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक्सपेरिमेंटली बोलते हैं बच्चों इबिलियोस्कोपी। तो ये ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड इबिलियोस्कोपी। तो बच्चों यहां पर ये क्लियर है सबको, इबिलियोस्कोपी बोले या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन बोले, बात एक ही है। अब बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्यों है, इसको बहुत सिंपल सा सोचिएगा और जनरल लाइफ में जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचिएगा, बहुत इजी सा है। लेकिन बच्चों ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये पूरा डिपेंड करता है डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर,
डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। और बच्चों हम अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो मुझे बता दीजिए बच्चों क्या डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की। और बच्चों सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ही होता है। तो क्या डेफिनेशन होती है अभी हमने यूज भी करी है बच्चों। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी गुड बच्चों, सबको याद है, अच्छी बात है, याद रखिए। वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों डेफिनेशन अब स्क्रीन पर देखिए बच्चों ध्यान से। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, मीनिंग बच्चों अगर मैं आपको बोलूं किसी भी लिक्विड का वेपर बॉइलिंग पॉइंट, अब बच्चों इसको उल्टा हम यूज करेंगे कि अगर हमें किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है तो हम उसका वो टेम्परेचर फाइंड करेंगे जिस पर वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे? तो बच्चों यहां पर नेम इसका पहले सोचिए, ध्यान से नेम सोचिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मींस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना, इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों हम यहां पर लेंगे इनिशियली सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हम ले रहे हैं बच्चों। इनिशियली हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट। हमें इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो बच्चों बाय डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बाय डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलूं बच्चों, तो यहां ध्यान से देखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बच्चों मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure। और बच्चों आप सबको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, हम उसको यूज करते हैं 1 atm, या अगर इन बार एनसीईआरटी में बच्चों आपको इन बार यूज करना होगा, वहां पर इसको लिखा होगा 1.013 बार या 760 बात एक ही है। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी में आपको बार में मिलेगा तो बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1 एटीएम बोले तो बच्चों 1 एटीएम या 1.013 बार। अब वापस बोल रहा हूं बच्चों ध्यान से, हमें इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, सॉरी इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा जब इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं इस सॉल्वेंट को वाटर अज्यूम कर रहा हूं, वाटर अज्यूम कर रहा हूं बच्चों, वाटर अज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज बताइए बच्चों कि वाटर अगर मैं इसको अज्यूम करता हूं तो हम अभी हमने वाटर लिया एट रूम टेम्परेचर, हमने वाटर लिया एट रूम टेम्परेचर। तो मुझे बताइए बच्चों, हमें सबको पता है कि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। बच्चों ये सबको क्लियर है? सबको आवाज आ रही है बच्चों? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा कि बच्चों प्योर सॉल्वेंट हमने लिया, ध्यान सुनिएगा, वापस बोल रहा हूं बच्चों कि हमने प्योर सॉल्वेंट को वाटर अज्यूम कर लिया। तो बच्चों प्योर वाटर हमें सबको पता है कि रूम टेम्परेचर पर बॉइल नहीं होता, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब बाय डेफिनेशन अगर हम सोचे बच्चों
कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, उसका मीनिंग है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कम है 1 एटीएम से। बच्चों इसका सिंपल सा रीजन क्या हो गया कि 25 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं है वाटर का, बिकॉज उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम से कम है, तभी तो वो इक्वल नहीं है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। तो बच्चों अगर मैं ग्राफिकली बोलूं इसको मैं ग्राफ से समझाऊं बच्चों, अगर मैं ग्राफ लेता हूं बच्चों, वाई एक्सिस पर ले रहा हूं मैं वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पर ले रहा हूं बच्चों टेम्परेचर। अभी मैं प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, तो बच्चों प्योर वाटर का, अब आप खुद सोचिए बच्चों कि प्योर वाटर रूम टेम्परेचर पर बॉईल नहीं होता है, उसका मीनिंग उस टाइम पर उसका वेपर प्रेशर कम है। तो बच्चों रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, और बच्चों मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम ले रहा हूं उसमें, और बच्चों वो तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने शो कर दिया बच्चों। वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है वो वेपर प्रेशर की है, तो 1 एटीएम बच्चों ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कांस्टेंट रहता है, इसलिए डॉटेड हमने कांस्टेंट लाइन शो कर दी। अब बच्चों मुझे बताइए रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 एटीएम से कम होगा, कम होगा तो बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं कम होगा वैल्यू, तो बच्चों वैल्यू मैं कम अज्यूम कर रहा हूं, और ये जो वैल्यू बच्चों इसको हम बोलेंगे पी नॉट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट होता है, और बच्चों रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू है इतना। बच्चों ये वाई एक्सिस पर शो करने के लिए मैंने डॉटेड लाइन शो करके पी नॉट बताया, जबकि बच्चों रूम टेम्परेचर पर कुछ वेपर प्रेशर तो होगा। अब मुझे बताइए बच्चों, हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो बच्चों आप सब ऑब्जर्व करते हैं, बॉईल करने के लिए रूम टेम्परेचर का जो वाटर होता है उसको बॉईल करने के लिए हम उसको गर्म करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, जिससे कि उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए। तो बच्चों टेम्परेचर जब हम बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर जाकर वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा बच्चों, इस टेम्परेचर को हम बोल देंगे देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बच्चों ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का कर्व विद टेम्परेचर हो गया। और बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल कर्व होते हैं, इसलिए ऐसे आते हैं, आपको रटने नहीं है, सोचना है, बस समझना है, ये कर्व ऐसा आता है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। तो बच्चों प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों मैं इसको टीबी नॉट लिख सकता हूं, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो बच्चों ये टीबी नॉट शो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, तो ये क्लियर है बच्चों सबको, अभी ये प्योर सॉल्वेंट है। अब बच्चों मुझे बताइए ध्यान से, मैं सबसे पूछ रहा हूं, जब हम इसमें प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, या जैसे हमने शुगर ऐड कर दी बच्चों, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही है। तो बच्चों शुगर जब हम इसमें ऐड कर देंगे, तो मुझे बताइए बच्चों सबसे पहले, और हमने रूम टेम्परेचर पर ही ले रहे हैं, अभी भी हमने रूम टेम्परेचर से ही स्टार्ट करना है जैसे पहले किया था। तो बच्चों मुझे बताइए अब ये प्योर सॉल्वेंट रहेगा या सॉल्यूशन बन जाएगा, अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन बनेगा तो बच्चों वेपर प्रेशर पी नॉट रहेगा या पी एस हो जाएगा, और वेपर प्रेशर बच्चों डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब मुझे बताइए बच्चों वेपर प्रेशर जब डिक्रीज हो गया, तो अब सेम टेम्परेचर पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो पी नॉट से ज्यादा या पी नॉट से कम हो जाएगी, पी नॉट से कम हो जाएगी। तो बच्चों वाई एक्सिस पर अगर मैं इसको शो करूं, तो बच्चों ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस पर ये पी एस है, इसकी वैल्यू पी नॉट से कम हो गई। अब मुझे बताइए बच्चों
आप सबको मैं सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, अब आप खुद देखिए, पहले हमें पी नॉट को इक्वल टू 1 एटीएम करना था, लेकिन अब पी एस को 1 एटीएम के इक्वल करना है। तो मुझे खुद बताइए बच्चों, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, सुनिएगा सिंपल सा रीजन, थियोरेटिकली भी बता रहा हूं बच्चों, जब हम वाटर में शुगर ऐड कर देते हैं तो शुगर की टेंडेंसी है कि वो वेपर में नहीं बदलेगी, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। शुगर की टेंडेंसी है कि वो नहीं बदलेगी वेपर में। तो बच्चों अब सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल भी कम हो गए, तो बच्चों वेपर प्रेशर डिक्रीज होएगा पहले से पी नॉट से, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो अब हमें बच्चों खुद सोचिए कि अगर इक्वल टू 1 एटीएम करना है तो हमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और ग्राफ से भी देख सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो बच्चों वैल्यू जो है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी वेपर प्रेशर इंक्रीज होकर इक्वल टू 1 एटीएम हो पाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर है। और बच्चों जिस टेम्परेचर पर आप देखिए बच्चों, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, अब लेकिन बच्चों ये जो सेकंड कर्व है ये बच्चों प्योर सॉल्वेंट का होगा या सॉल्यूशन का? बच्चों सेकंड कर्व होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि अब हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। और बच्चों ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये भी हो जाएगा फिर सॉल्यूशन का। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं इन दोनों का, और आप देख सकते हैं बच्चे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, और ज्यादा का मतलब इंक्रीज है, इसलिए बच्चों हमने बोला इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि टीबी की जो वैल्यू है वो टीबी नॉट से ज्यादा है, मीनिंग बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर। और बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो बच्चों डेल्टा टीबी जो है टीबी माइनस टीबी नॉट, ये सबको क्लियर है बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आया बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाकर वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 एटीएम करना पड़ता है। इसीलिए बच्चों जनरल लाइफ की चीज बोल रहा हूं बच्चों, जनरल लाइफ में भी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा बच्चों सिंपल सा मैं आप सबसे बोलूं, बच्चों प्योर वाटर, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, प्योर वाटर जल्दी बॉईल होता है या, सुनिएगा बच्चों, प्योर वाटर जल्दी बॉईल होता है या प्योर वाटर में शुगर मिला दे, मिल्क मिला दे, चाय की पत्ती मिला दे, चाय बना दे, तो बच्चों चाय जल्दी बॉईल होती है या प्योर वाटर? प्योर वाटर जल्दी बॉईल होता है बच्चों, सब ऑब्जर्व करते हैं चाय देर से बॉईल होती है। क्यों देर से बॉईल होती है? क्योंकि वो सॉल्यूट मिल गया उसमें नॉन वोलेटाइल शुगर वगैरह। तो बच्चों ये जनरल लाइफ में भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों क्लियर है सबको कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। अब बच्चों यहां से ये तो हमने सारी थ्योरी बताई, अब बच्चों हमारा डेरिवेशन। अब बच्चों ये जो डेल्टा टीबी है ये हमने यूज करना है। अब बच्चों यहां से आप ध्यान से देखिए, ग्राफ को देखिएगा बच्चों, डेल्टा टीबी जो है, और बच्चों ये जो पी नॉट और पी एस इनका डिक्रीज हुआ बच्चों, ये डेल्टा पी है, डेल्टा पी है और डेल्टा टीबी है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, यहां पर मैं दूसरी तरह समझाऊं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ बिकॉज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुई थी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुई, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब एक और क्वेश्चन पूछा हूं बच्चों आप सबसे, ध्यान से बताइएगा। मैं बच्चों अभी मैं आपसे बोलूं, यहां पर शुगर के हमने इनिशियली 0.1 मोल ऐड किए, ध्यान सुनिएगा बच्चों, शुगर के 0.1 मोल ऐड किए थे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर पीएस रह गया था। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं 0.1 मोल की जगह 0.2 मोल शुगर ऐड कर दूं तो मुझे बताइए वेपर प्रेशर पीएस रहेगा या इससे और कम हो जाएगा? वेपर प्रेशर
और कम हो जाएगा, क्योंकि अब सरफेस पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और बढ़ जाएंगे, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और कम हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन सॉल्यूट मोल बढ़ा दूं तो बच्चों वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा। और बच्चों वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो गया तो मुझे बताइए बच्चों, अब भी पहले जितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा? और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ में भी दिख रहा है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नया सॉल्यूशन जो आएगा सेकंड सॉल्यूशन का, बच्चों वो पहले से ज्यादा आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। और बच्चों डेल्टा पी जो नई होगी वो भी पहले से ज्यादा। बच्चों यहां से आप एक चीज देखिए ध्यान से कि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा पी जब कम था, ग्राफ में देखिएगा बच्चों, ये डेरिवेशन मैं जो बताने वाला हूँ बच्चों वैसे कोई काम का है नहीं, बस हमें याद रखना है डायरेक्ट फॉर्मूला ही, बस अपनी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बच्चों कि ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे बच्चों, जब डेल्टा टीबी कम था तो डेल्टा पी जब कम था तो डेल्टा टीबी भी कम। जब डेल्टा पी बढ़ गया तो देखिए बच्चों डेल्टा टीबी भी इंक्रीज हो गया। मीनिंग बच्चों कम होने पर कम हो रहे, बढ़ने पर बढ़ रहे। मीनिंग बच्चों अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम बच्चों बोल सकते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये समझ में आया बच्चों सबको? अब बच्चों हम दोनों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को लिंक कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देखिएगा, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और बच्चों हमने आज ही पढ़ा डेल्टा पी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एनबी बाई एनए भी होता है, हमने फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा बच्चों अभी। और वैसे भी आप देखिए बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा मिला है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो रही है। सबको क्लियर है बच्चों? तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एनबी बाई एनए। और बच्चों जब डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी है और डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एनबी बाई एनए है तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि डेल्टा टीबी भी प्रोपोर्शनल टू एनबी बाई एनए बोल सकते हैं। सबको क्लियर है बच्चों ये? क्योंकि दोनों में डेल्टा पी कॉमन है तो बच्चों डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए। और बच्चों आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर डेल्टा टी बी जो है वो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए। और मधुकांत बेटा ये सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इसलिए ये अगर मैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, हमें बोलने की जरूरत नहीं है फिर वो। तो बच्चों डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए। अब यहां से बच्चों एन बी बाई एन ए में मोल ऑफ सॉल्वेंट को बच्चों हम लिख सकते हैं मोल ऑफ मास बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल वैसे ही लिखे एन बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो एम ए न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं इसी को अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं एज वेल एज 1000 से डिवाइड कर दूं तो बच्चों इस पहले वाली इक्वेशन में कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज हमने 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिए। अब बच्चों यहां से ये क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होती है मोलैलिटी। ये सबको ध्यान है बच्चों? मोलैलिटी तो बच्चों हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। अब बट बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता। लेकिन बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमने अलग अलग मिला है, पहले 0.1 मिला है फिर 0.2 मिला है, तो बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट बदलेंगे तो मोलैलिटी तो चेंज होगी। तो बच्चों डेल्टा टी भी हम यहां से बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बच्चों सबको क्लियर है ये? डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आता है के बी, जिसको सबको ध्यान है बच्चों बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी इनटू मोलैलिटी। तो बच्चों जो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमको याद रखना है
डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन कोई काम का है नहीं। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। अब बच्चों मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है, या बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट को भी मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बट बच्चों यहाँ ये ग्राम में था, इसलिए किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ये क्लियर है बच्चों सबको? और बच्चों ये जो डेल्टा टीबी है, हमने अभी पढ़ा बच्चों टीबी माइनस टीबी नॉट। और बच्चों इसमें टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये सबको ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल के काम की चीज यहाँ से। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हमें याद है बच्चों, केबी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी का तो फॉर्मूला हमें पहले से याद है। तो बच्चों डेल्टा टीबी जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों हमसे न्यूमेरिकल में डेल्टा टीबी पूछता है, बट ज्यादा पूछता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी से आप डेल्टा टीबी फाइंड करेंगे, देन उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में यूज कर लेंगे। तो लिख सकते हैं डेल्टा टीबी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट वाटर हुआ तो बच्चों उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चों, अगर डिग्री सेल्सियस में है तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वाटर अगर सॉल्वेंट हुआ तो फिर वो बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में नहीं देगा। वो हमें याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस, या आंसर केल्विन में हो तो 373 केल्विन। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? अब बच्चों इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी। तो बच्चों केबी की यूनिट अगर हम लिखेंगे तो डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी लिखेंगे। अच्छा बच्चों मुझे बताइए, जो डेल्टा टीबी है ये सिंगल टेम्परेचर है या टेम्परेचर डिफरेंस है? डेल्टा टीबी टेम्परेचर डिफरेंस है। भरत बेटा बताइए, ये आप बार बार कंप्लीट लिख रहे हो इसलिए मुझे बताओ कि ये टेम्परेचर है टेम्परेचर डिफरेंस है? टेम्परेचर डिफरेंस है। और इसके लिए बच्चों हम चाहे डिग्री सेल्सियस में ले टेम्परेचर डिफरेंस या केल्विन में ले, बात एक ही है। इसलिए बच्चों अगर मैं इसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस में लेता हूँ डेल्टा टीबी को, तो बच्चों मोलैलिटी की यूनिट तो खुद मोलैलिटी स्मॉल एम ही होती है, तो डिग्री सेल्सियस मोलैलिटी इनवर्स भी बोल सकते हैं। या केल्विन में ले तो डेल्टा टीबी को तो केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। या बच्चों मोलैलिटी की दूसरी यूनिट बच्चों मोल पर केजी होती है, तो मोल पर केजी लिख दे हम इसकी जगह, तो किलोग्राम मोल इनवर्स हो सकता है, या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल के काम की चीज, ये जो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, डिपेंड ओनली अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मींस और किसी पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। सॉल्वेंट अगर चेंज होगा तो केबी की वैल्यू चेंज होगी, सॉल्वेंट कांस्टेंट तो केबी की वैल्यू भी कांस्टेंट। केबी डिपेंड ओनली ऑन, और ओनली का मीनिंग होता है और किसी पर नहीं करता है इस पर। और ये केबी है, कोली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये केबी है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो केबी है इसका नेम हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि इबिलियोस्कोपी भी यही होती है। और बच्चों जो केबी की वैल्यू है, अभी हमने बोला कि केबी डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों हम बोलते हैं इसकी वैल्यू बच्चों, न्यूमेरिकली हम फाइंड करते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि केबी की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। केबी इक्वल्स टू आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, या एम आर टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब बच्चों इस फॉर्मूले में भी आप देखेंगे तो टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एम डब्ल्यू है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एल डेल्टा एच वेपराइजेशन है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, एलवी है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डेल्टा एच की यूनिट है। आपको जब भी ये फॉर्मूला यूज करना हो बच्चों तो यूनिट ध्यान से देखिएगा, किलो जूल पर मोल है या किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, अगर पर मोल में दे रखी हो किलो जूल या किलो कैलोरी तो वो होगी डेल्टा एच। लेकिन बच्चों अगर वो पर ग्राम हो, किलो जूल पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम हो, तो वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और बच्चों इसमें आप देखेंगे हर डाटा इस फॉर्मूले में, क्यों हमने बोला डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसका रीजन है बिकॉज इस फॉर्मूले में सारे डाटा जो है बच्चों वो सब सॉल्वेंट के हैं, कोई भी सॉल्यूट या सॉल्यूशन का नहीं है। अभी बच्चों मैंने बोला कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, बट ये केबी सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहां से ध्यान रखिएगा कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती हैं, बट नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर करती है। क्यों बच्चों, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, केबी इंटू मोलैलिटी। और बच्चों जब केबी सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा तो ऑब्वियस है डेल्टा टीबी भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? तो बच्चों यहां तक सबको पढ़िएगा, ध्यान रखना है, नेग्लेक्ट नहीं करा है सक्षम बेटा एम ए अपॉन 1000 को, वो प्रोपोर्शनल लिखा है, प्रोपोर्शनल में नेग्लेक्ट नहीं करा, वो कांस्टेंट है इसलिए हमने उनको नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, यहां तक पढ़िएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों अपना, टेक केयर, बाय, थैंक यू। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया हमने, कोई बात नहीं बट बच्चों